स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। उत्तमोत्तम काकी का जो उदाहरण आचार्य जगन्नाथ ने प्रस्तुत किया, उसमें जो पूर्व पक्ष के रूप में दो मत आए कि पहला मत आया चुंबन इच्छा को हम प्रधान व्यंग्य मान सकते हैं क्या रति की अपेक्षा, अथवा जो दरमीलन नयनात्व रूप विशेषण है उद्देश्य में, उससे व्यंग्य होने वाली जो लज्जा है उसको क्या हम प्रधान व्यंग्य मान सकते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ है। तो चुंबन इच्छा का तो समाधान कर दिया आचार्य ने। अब लज्जा को व्यंग्य नहीं माना जा सकता, लज्जा का समाधान कर रहे हैं। यह जो पूर्व पक्ष है, द्वितीय पूर्व पक्ष, कि लज्जा की प्रधान व्यंग्यता हो रति की अपेक्षा, उसका समाधान कर रहे हैं। तो इसमें भी आपको यहाँ तक बता दिया था कि मुख्य वाक्यार्थत्व जो है वह लज्जा में नहीं आएगा, क्योंकि वह उद्देश्यतावच्छेदक के रूप में प्रतीत हो रही है, और वाक्य में प्राधान्य होता है जो विधेय होता है ना। और ये तो उद्देश्य भी नहीं है साक्षात, उद्देश्य में भी प्रकार है जो उससे व्यंग्य हो रही है, उद्देश्य में भी जो प्रकार है अर्थ उससे व्यंग्य हो रही है। तो इस प्रकार की लज्जा का हम प्राधान्य रति की अपेक्षा नहीं मान सकते। पहला तो समाधान ये दिया था। पूर्व पक्षी फिर से शंका करता है, वो बोलता है कि ठीक है, हम इसको विधेय कोटि में लाते हैं, ठीक है, आपने उद्देश्यतावच्छेदक मान करके इसका प्राधान्य बता दिया लज्जा का। तो ऐसा करते हैं, अब हम उद्देश्य विधेय भाव को थोड़ा परिवर्तन करते हैं। अभी तक उद्देश्य क्या था, दरमीलन नयनात्व विशिष्ट नायिका जो है वह उद्देश्य है, उसमें निरीक्षण का विधान किया जा रहा है, निरीक्षण क्रिया का विधान किया जा रहा है। अभी ये बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, दरमील नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण को आप विधेय बनाइए, है ना। यानी कि अब दरमीलन नयनात्व जो है वह उद्देश्यतावच्छेदक न होकर के विधेयतावच्छेदक हो जाएगा, विधेय कोटि में प्रकार के रूप में प्रविष्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, न च दरमीलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षणम विधेयमिति नानुवाद्यतावच्छेदकत्वं तस्याः इति वाच्यम्। तस्याः अनुवाद्यतावच्छेदकं नास्ति इति न वाच्यम्। अभी आचार्य जगन्नाथ ने जो खंडन किया है वो यही बोल करके किया है कि लज्जा जो है वह तो अनुवाद्यतावच्छेदक के रूप में प्रतीत होती है, इसीलिए उसको हम प्रधान व्यंग्य नहीं मान सकते। तो कहते हैं कि उसका अनुवाद्यतावच्छेदक तो हम समाप्त कर सकते हैं। बोले कैसे, कि देखिए उद्देश्य विधेय भाव को इस प्रकार से समझिए, अत्र नायिकामुद्दिश्य दरमीलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षणम विधीयते, है ना। तो अब पहले तो क्या था, दरमीलन नयनात्व विशिष्ट नायिका को उद्देश्य बना करके, अर्थात नेत्रों को जो कुछ बंद कर रही है ऐसी नायिका को उद्देश्य बना करके उसमें निरीक्षण क्रिया का विधान किया जा रहा था। अभी क्या कर दिया, नेत्रों को मुकुलित करना जो विशेषण है उसको हम ले गए क्रिया में, क्रिया विशेषण बना दिया उसको, और क्रिया हमारी विधेय है तो वो विधेय कोटि में चला गया। तो उद्देश्य विधेय भाव इस प्रकार से हो जाएगा कि नायिका को उद्देश्य बना करके उसमें नेत्रों को मुकुलित कर लिया गया है, इस जिसमें ऐसा निरीक्षण का विधान किया जा रहा है। अब समझिए, तो अब क्या हुआ, दरमीलन नयनात्व रूप जो विशेषण है जिससे लज्जा व्यंग्य हो रही है उसको विधेय कोटि में ले गए, तो उसकी अनुवादितावच्छेदकता तो अब नहीं है, तो अब वो प्रधान व्यंग्य हो सकती है लज्जा, उससे व्यंग्य होने वाली लज्जा। तो ये कहते हैं कि ठीक है, इस प्रकार से आपने उद्देश्यतावच्छेदकत्व तो समाप्त कर दिया लज्जा का, आप विधेय कोटि में तो ले आए, लेकिन वहां पर लाने पर भी समस्या है। वो ही बोलते हैं, देखिए, एवमपि नयनगत दरमीलनस्य तत्कार्यत्वेपि दरमीलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षणस्य रतिमात्र कार्यत्वात्, अर्थात विधेय कोटि में आ जाने पर भी
विधेय का विशेषण ही तो बन रहा है ये, जो दरमीलन नयनात्व है। ठीक है, विधेय साक्षात तो नहीं बन पाएगा। विधेय जो प्रधान विधेय है वो क्या है? निरीक्षण क्रिया। उसमें विशेषण कौन बन रहा है? पूर्व पक्षी के अनुसार उसमें विशेषण बन रहा है नेत्रों को कुछ मुकुलित करना रूप जो अर्थ है, माने दरमीलन नयनात्व। तो विधेय कोटि में आने पर भी दरमीलन नयनात्व जो है, जिससे लज्जा व्यंग्य होगी, वह तो अप्रधान ही रहेगा ना, क्योंकि वह तो प्रकार है। प्रकार जो होता है वह विशेष्य में तो गुणीभूत होता है विशेष्य के प्रति। तो वही बोल रहे हैं, एवं अपि नयनगत धर्मीलनस्य, नयन में जो धर्मीलनत्व है अर्थात कुछ कुछ मुकुलित होना है नयन में जो प्रकार है, वह किसका कार्य है? तो वह लज्जा का कार्य हो सकता है। तत्कार्यत्वेपि, तत् माने लज्जायाः कार्यत्वेपि, तत्पदमत्र लज्जायाः परामर्शकं भवति। तो नयन में रहने वाली जो मुकुलित भाव है वह यद्यपि लज्जा का कार्य हो सकता है, लेकिन दरमीलन नयनात्व विशिष्ट जो निरीक्षण है, प्रधान जो विधेय है, वो तो रति का ही कार्य है। अब आप ऐसे समझिए, दो अर्थ हैं जो कार्य हैं और दो अर्थ हैं जो कारण हैं उनके। ठीक है, जो यहाँ पर कारण हैं अर्थ दो, उनके व्यंग्यता की यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, उनके व्यंग्यता का प्रश्न हो रहा है, और जो कार्य हैं अर्थ, उनसे वो दोनों अर्थ व्यंग्य होंगे। तो देखिए, कार्य दो अर्थ कौन से हैं? तो कार्य अर्थ हैं, एक तो है दरमीलन नयनात्व अर्थात नेत्रों को मुकुलित करना, और दूसरा जो कार्य है वह है निरीक्षण क्रिया। ठीक है, तो नेत्रों को मुकुलित करने रूप कार्य का कारण कौन है? लज्जा है, अर्थात उस नायिका में लज्जा है, इसलिए वो अपने नायक को जो देख रही है उसमें कुछ नेत्रों को बंद कर लिया है उसने, क्योंकि उसमें लज्जा है। नायक को ये ज्ञान ना हो जाए कि ये मुझे देख रही है। और देख क्यों रही है? क्योंकि उसमें रति है उसके मन में, नायक के प्रति उसके मन में प्रेम है। तो दो कार्य हैं, एक रति का कार्य है देखना, और लज्जा का कार्य है नेत्रों को कुछ बंद करके देखना, कुछ मुकुलित करके देखना। तो यहाँ पर अच्छा, प्रधान कार्य क्या है? यहाँ पर प्रधान कार्य है देखना। ठीक है, और अप्रधान कार्य क्या है? नेत्रों को कुछ बंद करना। ठीक है, तो उस अवस्था में भी जो लज्जा का कार्य है वो अप्रधान है, तो उससे व्यंग्य होने वाली लज्जा अप्रधान होगी, और रति का जो कार्य है वो प्रधान है, अर्थात उससे व्यक्त होने, निरीक्षण क्रिया से व्यक्त होने वाली जो रति है वो प्रधान व्यंग्य होगी। क्योंकि यहाँ पर भी तो प्रकार और विशेष्य बन रहे हैं ना दोनों। नरमीलन नयनात्व जो है वो प्रकार बन रहा है निरीक्षण क्रिया में, तो विशेष्य जो होता है वो प्रकार की अपेक्षा प्रधान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इस युक्ति से भी रति की ही प्रधानता होती है। तो बोलते हैं चलिए ठीक है, पूर्व पक्षी अभी भी नहीं मानता है। बोलते हैं देखिए, अब ऐसा करते हैं, उद्देश्य विधेय भाव का ही व्युत्क्रम कर देते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया? दरमीलन नयनात्व को हमने प्रकार बनाया, विधेय का प्रकार बनाया, है ना, माने विधेय के विशेषण के रूप में उसको हमने रखा इस युक्ति द्वितीय उसमें प्रश्न में। अभी हम कहते हैं दरमीलन नयनात्व को ही विधेय बना दीजिए। ठीक है, यानी कि निरीक्षण क्रिया यहाँ पर विधेय नहीं है, तब तो प्रधान होगा, उससे तब तो प्रधान होगी उससे व्यंग्य होने वाली लज्जा, माने ये एक तरह का आग्रह है। तो अब वो बोलते हैं कि ठीक है, अब हम दरमीलन नयनात्व को ही विधेय मानते हैं, अब हम उसको विधेय का विशेषण भी नहीं मान रहे जो अभी मान रहे थे। ठीक है, कि दरमीलन नयनात्व विशिष्ट निरीक्षण विधेय है, ऐसा नहीं कह करके अब हम कह रहे हैं दरमीलन नयनात्व ही क्या है? विधेय है। ठीक है, प्रधान है। तो फिर क्या होगा? उससे प्रधान विधेय से व्यंग्य होने वाली लज्जा प्रधान हो जाएगी। तो बोलते हैं तृपाया एवं मुख्यत्वेन व्यंग्यत्वे निरीक्षणोक्तेः अनति प्रयोजनकत्वापत्तेः। अगर कवि को लज्जा ही प्रधान व्यंग्य के रूप में विवक्षित होती तो वह दर्शन क्रिया
का निरूपण नहीं करता प्रधान रूप से। यहाँ पर दर्शन क्रिया को बताने की आवश्यकता ही नहीं थी, बस इतना ही बोलता कि नायिका नेत्रों को कुछ कुछ बंद कर रही है ना, नेत्रों को कुछ बंद करके देख रही है। ऐसा जो वचन है कवि का वो ये बताता है कि नेत्रों को बंद करना वहाँ पर प्रधान कार्य नहीं है, देखना वहाँ पर जो है क्रिया वो प्रधान कार्य है। वही कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से उसको प्रधान विधेय कोटि में नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर उसको आप प्रधान बनाएंगे और उससे व्यंग्य होने वाली लज्जा को प्रधान व्यंग्य मानेंगे, तो ऐसा अगर कवि का अभिप्राय होता तो वो निरीक्षण क्रिया का उपादान नहीं करता। उससे क्या होगा, निरीक्षण उक्ते है, निरीक्षण क्रिया का जो निर्वचन है उसका कोई प्रयोजन नहीं होगा, उसका वो निष्प्रयोजन हो जाएगी, निष्फल हो जाएगी। इसीलिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि दरमीलन नयनात्व ही मुख्य विधेय है और उससे व्यंग्य होने वाली जो लज्जा है वो ही प्रधान व्यंग्य है। एतदपि वक्तुम न युक्तम। आचार्यः अत्र नायिका कर्त्री है तो उसका विशेषण जो धर्म मिलन नयना है, तो धर्म मिलन नयना जो है वो कैसे कर्म मतलब क्रिया विशेषण बन सकता है, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। हाँ, यद्यपि नायिका का ही विशेषण है पद से, तो पर विवक्षा इस प्रकार से प्रस्तुत की जाए अगर कि वैसे अगर पद से देखें तो पद से तो वो, क्योंकि विशेषण में विशेष्य के अनुसार ही लिंग वचन आदि होते हैं, तो यहाँ पर दयता का ही विशेषण प्रतीत हो रहा है। लेकिन विवक्षा अगर कोई इस प्रकार से अपनी बताए, है ना, यद्यपि विवक्षा भी पदाधीन होती है, आप पद का प्रयोग अन्य करेंगे और विवक्षा अन्य बताएंगे तो ऐसा नहीं चल सकता है। तो ये प्रश्न तो उचित है कि शब्द जो उपात्त शब्द है विशेषण का, वो तो स्त्रीलिंग में है तो वो दयता का ही विशेषण बनेगा, क्रिया का विशेषण तो बन नहीं सकता, क्योंकि क्रिया विशेषण में तो क्लीवत्वम कर्मत्वम च तस्य नित्यम भवति। तो वैसा तो यहाँ पर ये बात तो ठीक है, लेकिन विवक्षा के आधार पर अगर कोई कहे तो इस प्रकार से उसका समाधान दे सकते हैं। ठीक है, पदेन तो तस्य क्रिया विशेषणत्वं न उपपद्यते इति सम्यगेव प्रश्नः। ठीक है, अब देखिए वाच्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे कृपाया अनुभावस्य दरमीलनस्य इव व्यंजनया तस्याम तस्यापि गुणीभाव प्रत्यौचित्यात्। हमने जो आपको बताई थी कल बात कि वाच्य वृत्ति के द्वारा क्या हो रहा है, रतेर अनुभावे निरीक्षणे कृपाया अनुभावस्य दरमीलनस्य इव, अविधा वृत्ति के द्वारा जो उपस्थिति कराई गई है अर्थों की, वहां पर जो रति का कार्य है निरीक्षण, और जो उसमें रति के कार्य निरीक्षण में त्रिपा का जो कार्य है, लज्जा का जो कार्य है दरमीलन, वह क्या है, गुणीभूत है, प्रकार है। ठीक है, और उसी प्रकार से व्यंजना के द्वारा जो उपस्थिति कराई जाए वहां पर भी तस्याम अर्थात रतौ, तस्या अपि अर्थात लज्जाया अपि, तो सप्तम्यंत पदस्य अर्थः अस्ति रति अनुयोगी पदार्थः, रत्यां तस्याः षष्ठ्यन्त तत्शब्दस्य अर्थः अस्ति लज्जायाः अपि गुणीभाव प्रत्ययौचित्यात्। गुणीभावस्य यः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य ज्ञानस्य औचित्यात्। अर्थात वाच्यावस्था में जो दोनों कार्य हैं जिस प्रकार से उनमें प्रधान गुणी भाव है, उसी प्रकार से उनके जो कारण हैं दो, जो उनसे यहाँ पर व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि कार्य से ही कारण की व्यक्ति होती है, तो कार्य जो हैं दो, निरीक्षण और दरमीलन, उन कार्यों में जैसे प्रधान गुणी भाव है अविधा के द्वारा बताया जा रहा है, उसी प्रकार से व्यंजनिक जो उपस्थिति हो रही है, उस उपस्थिति में भी उनसे व्यक्त होने वाले जो कारण हैं, उनके जो अर्थ हैं, उनमें भी प्रधान गुणी भाव उसी प्रकार जानना चाहिए। अर्थात वाच्यावस्था में जो गुणीभूत है उसको उनसे व्यंग्य होने वाला अर्थ भी गुणीभूत होगा,
और वाच्यावस्था में जो प्रधान है उससे व्यक्त होने वाला अर्थ व्यंग्यावस्था में भी प्रधान होगा। तो चूंकि दरमीलन जो है वह वाच्यावस्था में अप्रधान है, विशेषण है, इसीलिए उससे व्यक्त होने वाली जो लज्जा है वह अप्रधान होगी। किसके प्रति? तो वाच्यावस्था में जो प्रधान है निरीक्षण क्रिया, उससे व्यंग्य होने वाली जो रति है अर्थ, उस अर्थ के प्रति जो लज्जा है व्यंग्य, वो अप्रधान रहेगी। इस प्रकार से जानना चाहिए। वाच्यवृत्त्या रतेन अनुभावे तृपाया अनुभावस्य तृपायाः कार्यस्य दरमीलनस्यैव व्यञ्जनया तस्याम् अर्थादरतौ तस्यापि गुणीभाव प्रत्यय औचित्यात्। गुणीभाव का जो ज्ञान है वही उचित माना जाएगा। ठीक है, व्यंग्यावस्था में भी, वाच्यावस्था में भी। वाच्यावस्था में जो प्रधान गुणी भाव है वही प्रधान गुणी भाव व्यंग्यावस्था में भी माना जाए, यह इस पंक्ति का अभिप्राय है। इदानीं प्रथम श्लोकस्य उत्तमोत्तमकाव्यस्य उदाहरणतया उपात्तस्य एतावता मीमांसा समाप्ता भवति। यावत् पूर्वपक्षः आगतः तत्र कस्य अर्थस्य प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं भवतु, कस्य अर्थस्य तत्र गुणीभावः अस्ति इति सर्वम् अस्मिन् प्रपञ्चे आचार्येण सविस्तरं निरूपितम्। इतः उदाहरणान्तरम् एकम् आचार्यः उपन्यस्यति। पश्यन्तु, उत्तमोत्तमकाव्यस्य उदाहरणम् इदं तृतीयम् उदाहरणमस्ति प्रायः, अथवा द्वितीयमस्ति। पश्यन्तु, यथा वा गुरुमध्यगता मया नताङ्गी निहता नीरजकोरकेण मन्दं दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिकं मामवलोक्य घूर्णितासीत्। दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिकम् इति क्रियाविशेषणद्वयं, ये दोनों क्रियाविशेषण हैं। कश्चिन्नायकः स्वप्रियावृत्तान्तं मित्राय निवेदयन् ब्रूते। ठीक है, वो अपने मित्र को बता रहा है कि देखो मेरे साथ कल इस प्रकार की घटना हुई, मैं अपने घर पे था और मेरी प्रियतमा से मैंने इस प्रकार से कुछ व्यवहार किया, तो ऐसे कुछ घटना हुई। क्या हुआ? तो बता रहा है, गुरुमध्य गता नतांगी मया नीरजकोरकेण मंदम निहता। मेरी प्रियतमा सभी के मध्य में बैठी थी, जो गुरुजन हैं, गुरुजन में उसकी सास, मेरी माँ, मेरे पिताजी, है ना, और मेरी बहन इत्यादि सब बड़े लोग बैठे थे, उनके साथ में वो बैठी थी, उनके मध्य में वो बैठी थी। मैंने क्या किया? नीरज की कोरक से, कमल लतिका जो होती है उससे धीरे से उसको मारा। निहता, सा मया निहता। कथम निहता? तो मंदम निहता। मंदम इत्यपि क्रियाविशेषणमस्ति। हाँ, मंदम यथा स्यात् तथा निहता। मैंने उसको धीरे से मारा कमल लतिका से, है ना। तो क्या हुआ? दरकुण्डलताण्डवं नतभ्रूलतिकं माम अवलोक्य सा घूर्णिता आसीत्। पहले उसने मुझको देखा, वो भी क्रोधपूर्वक देखा, लेकिन वो जो देखना था, सा माम अवलोक्य, तो अवलोकन क्रिया में यहाँ विशेषण है दो। कौन कौन से विशेषण हैं? तो दरकुण्डलताण्डवं और नतभ्रूलतिकं। ठीक है, दरम कुंडलस्य तांडवम यथा स्यात् तथा अवलोक्य। दरम अर्थात ईशत। ऐसे देखा उस नायिका ने कि उसके जो कुंडल थे, कर्णाभूषण जो थे, वो थोड़े हिलने लगे, तांडव करने लगे, अर्थात नटन करने लगे, थोड़े हिल गए। मतलब बहुत ऐसे, क्योंकि गुरुओं के मध्य में बैठी है ना, तो अपने पति को ऐसे नहीं देख सकती, क्योंकि मर्यादा है गुरुओं की स्त्री के लिए, है ना। यद्यपि उसका पति है ना, धर्म विधि से विवाहित है उसके साथ यहाँ, लेकिन फिर भी उसने उसको ऐसे देखा कि कोई उसको न देखे कि अपने पति को देख रही है, इस प्रकार से। और कैसे देखा? नतः भ्रूलतिकम अवलोक्य, भ्रुवोः लतिका भ्रूलतिका नता भ्रूलतिका यत्र तद नतः भ्रूलतिकम तद यथा स्यात् तथा नतः भ्रूलतिकम। अर्थात उसकी जो भ्रूलता थी, भ्रुकुटियां जो थी, वो कुछ थोड़ी झुक गईं, ऐसे देखा।
दर्शन क्रिया में 2 विशेषण हैं ये, ठीक है। मैंने बहुत ऐसे नहीं देखा कि कोई उसका ज्ञान कर पाए कि यह अपने पति को देख रही है, क्योंकि फिर उसके मर्यादा भंग होगी, है ना, उसका शील भंग होगा, स्वभाव उसका जाएगा। तो ऐसे देख करके और फिर क्या कर लिया, तो घूर्णिता आसीत, उस सर को ऐसे जिधर नायक बैठा था उसके प्रतिकूल कर लिया, उससे सर को घुमा दिया, उसकी तरफ नहीं देख रही। फिर जैसे होता है ना क्रोध में करती हैं स्त्रियां, वैसे किया उसने, घूर्णिता आसीत, ऐसे घूम गई। तो एतदस्ति पद्यम अस्य अयम अर्थः अस्ति वाच्यार्थः। तो जब उसने ऐसे अपने मुख को प्रतिकूल किया उसके, तो क्या अर्थ व्यक्त हुआ इससे, तो बता रहे हैं अत्र घूर्णितासीत इत्यनेन, यह जो वाक्यांश है कि वो उसने अपने मुख को फेर लिया, उससे क्या व्यक्त हो रहा है कि वो कह रही है, व्यंजना से क्या कह रही है, असमीक्ष्यकारिन, हाँ, असमीक्ष्य कर्तुम शीलमस्य अस्ति इति असमीक्षकारी, तत् संबोधने हे असमीक्षकारिन, अर्थात हे बिना विचार किए कार्य करने वाले मूर्ख मेरे पति, ऐसा अर्थ है असमीक्षकारिन। अर्थात तुमको ये नहीं लग रहा, पता है कि यहाँ पर गुरुजन बैठे हैं, है ना, मर्यादा है गुरुजनों की, और तुमने मुझको इस तरह से ऐसा व्यवहार किया जो सबके सामने नहीं करना चाहिए था। तो क्या बोल रही है, हे असमीक्षकारिन, हे बिना विचार किए कार्य करने वाले, किमिदम अनुचितम कृतवान असि, तुमने यह क्या अनुचित कार्य कर दिया है। ये वस्तुरूप अर्थ व्यंग्य हुआ, और इस अर्थ से संबलित, इस अर्थ के साथ साथ ही इससे जिसको बल मिला, ऐसा दूसरा भी अर्थ व्यंग्य हो रहा है। क्या, अमर्षः, अमर्षो नाम व्यभिचारी विशेष, एक अमर्ष नाम का व्यभिचारी होता है, जो क्रोध होता है एक प्रकार से श्रृंगार में किया जाने वाला क्रोध, उसको बोलते हैं अमर्ष। तो अमर्ष यहाँ पर व्यक्त होता है, और अमर्ष किस रूप में व्यंग्य हो रहा है, तो कह रहे हैं चर्वणा विश्रांति धामत्वात्, चर्वणायाः विश्रांतिः, अर्थात रसास्वादस्य विश्रांतिः, चर्वणा विश्रांतिः तस्य धाम, चर्वणा विश्रांति धाम तस्य भावः, चर्वणा विश्रांति धामत्वम तस्मात् चर्वणा विश्रांति धामत्वात्, अर्थात पार्यंतिकास्वाद विषयत्वात्, ऐसा टीकाकार लिखते हैं यहाँ पर कि इसके बाद अब किसी अर्थ की जिज्ञासा चित्त को नहीं होती है जब यह अर्थ व्यंग्य हो जाता है ना सर्दियों के प्रति। माने पार्यंतिक अर्थ के रूप में, पार्यंतिक रस के रूप में यह अर्थ व्यंग्य होता है, व्यभिचारी व्यंग्य होता है, ठीक है। चरुणा विश्रांति धामत्वात् प्राधान्येन विद्यते, प्रधान रूप से ये अमर्ष व्यंग्य हो रहा है नायिका में, अर्थात एक प्रकार का क्रोध ही होता है ये जो श्रृंगार में किया जाता है। तत्र शब्दोर्थश्च गुणः, यहाँ पर शब्द और अर्थ जो है वो दोनों क्या हैं, तो वे दोनों गुणीभूत हैं, क्योंकि तभी तो लक्षण का समन्वय होगा। यत्र शब्दार्थौ गुणी भावितात्मानो बोला है ना आचार्य ने लक्षण में, तो लक्षण समन्वय करते समय आपको लक्षण का भी स्मरण करना होगा ना। तो लक्षण में क्या आया था कि जहां पर शब्दार्थ अपने को अप्रधान करके चमत्कारी अर्थ की व्यक्ति कराते हैं, व्यंजना कराते हैं, वह ऐसे काव्य को उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं। तो यहाँ पर व्यज्यमान जो चमत्कारी अर्थ है वो तो अमर्ष है, ठीक है, जो अर्थांतर संबलित भी है, वस्तु रूप जो अर्थ से संबलित भी है। वो वस्तु रूप अर्थ क्या है, तो वो बताया उसका आकार कि ये तुमने ठीक नहीं किया। और उसके व्यंजक जो दोनों हैं शब्द और अर्थ, वाच्यार्थ, वो दोनों यहाँ पर उस चमत्कारी अर्थ के प्रति गुणीभूत हो रहे हैं, उनका यहाँ पर अप्राधान्य बताया जा रहा है, ठीक है, उस अर्थ के प्रति। इसीलिए इत्थम उत्तमोत्तम काव्यस्य पंडितराजोक्तस्य समन्वयो अत्र दर्शयितुं शक्यते। फिर से एक और विलक्षण उदाहरण देते हैं। यथा वा अयं वृत्तान्तः अस्ति, एकः प्रकारः भवति नायिकायाः प्रवत्स्यत्पतिका, अर्थात यस्याः वनितायाः पतिः सद्यः देशान्तरं गन्तुम् उद्यतते, अथवा सद्यः देशान्तरं गमिष्यति
तादृशी या नायिका भवति सा भवति प्रवत्स्यत् पतिका। ठीक है, प्रवत्स्यन् पतिः यस्याः सा प्रवत्स्यत् पतिका, शीघ्र ही चला जाने वाला है पति जिसका, ऐसी नायिका को कहते हैं प्रवत्स्यत् पतिका। ये एक नायिका का प्रकार है। ठीक है, अभी गया नहीं है नायक, लेकिन जल्दी ही चला जाएगा। ठीक है, तो उस तस्याः नायिकायाः अयं वृत्तान्तः अस्ति, अर्थात पत्युः गमनात् प्राक् या रजनी अस्ति तस्यां रजन्यां शयनासने तस्याः प्रवत्स्यत् पतिकायाः नवोढायाः वध्वाः का गतिरिति अत्र पद्ये प्रस्तूयते। तल्पगतापि च सुतनुः श्वासासंगं न यासेः, सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियपाणिं मन्दमाक्षिपति। तल्पगतापि, पर्यंकं प्राप्तापि, पत्या सह पर्यंकं प्राप्तापि, पति के साथ शयनासन पर शयन करती हुई भी, हाँ, या सुतनुः, सुष्ठु तनु अर्थात शरीरम यस्याः सा सुतनुः सुशरीरा, या तस्य पत्युः श्वासासंगम श्वाससंपर्कम स्वशरीरे आपतन्तं तस्य श्वासप्रवाहं न सेहे। सह धातु है, लिट लकार का प्रथम पुरुष का एकवचन का रूप है सेहे। उसने सहन नहीं किया, सहन नहीं कर पाती थी, अर्थात यदा पत्युः श्वाससंपर्कः तस्याः शरीरे भवति स्म तदा तस्याः अंगलतिका संकोचम प्राप्नोति स्म, अंगों को सिकोड़ लेती थी जब पति के श्वासों का संपर्क उसके शरीर पर होता था। पहले ऐसी थी ये नायिका, और आज जब इसका पति कहीं पर कल जाने वाला है सुबह, तो क्या कर रही है, संप्रति हृदय गतम प्रियपाण। जब तो इसका इतनी मौग्ध था इसमें, तब इतनी मुग्ध थी, ये भोली थी, और अब हृदय गतम प्रियपाणिम स्ववक्षसि निहितम, पत्या स्ववक्षसि उपस्थापितम निहितम पत्युः प्रियहस्तं प्रियपाणिं, प्रियस्य पाणिं उभयथा अत्र समासः कर्तुं शक्यते। प्रियश्चासौ पाणिः प्रियपाणिः, अर्थात यस्य हस्तस्य संपर्कः रुचिकरः अस्ति नायिकायै तावान् पाणिः, अथवा प्रियस्य प्रियतमस्य करः प्रियपाणिः, दोनों प्रकार से समास कर सकते हैं। तो ऐसा जो प्रिय का हस्त है, उस हस्त को जो अपने पति ने इसके वक्षस्थल पर रखा है, उसको यह मंदम आक्षिपति, धीरे से हटा रही है। पहले क्या होता था, पूर्वम यदा तस्याः पतिः अस्याः शरीरे हस्तं निक्षेपति स्म तदा झटिति बलात् तस्य हस्तं दूरीकरोति स्म इयम्, इदानीं दूरीकरोति परन्तु मंदं दूरीकरोति। पूर्ववत् झटिति तत्र अपाकर्तुं न प्रभवति। पत्युः हस्तं, सा संप्रति हृदयगतं प्रियपाणिम, अपने वक्ष पर रखे हुए अपने पति के हाथ को यह नायिका धीरे से हटा रही है, ऐसा इसका वाच्यार्थ है श्लोक का। अनेन किम विद्यते, तो अब बताएंगे इससे क्या व्यंग्य हो रहा है। पहले तो ये बताते हैं कि इदं पद्यम कुतः आनीतमस्ति, अस्य उदाहृतस्य पद्यस्य का भूमिरस्ति इति तत्र विवरितुम् अवतरणिकाम् अत्र प्रस्तौति। इदञ्च पद्यं मन्निर्मितप्रबन्धगतत्वेन पूर्वसाकाङ्क्षम् इति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते, कि ये जो श्लोक है मैंने भी यहाँ पर जो बताया है, ये मेरे किसी प्रबंध का पद्य है ना। इनका एक काव्य है भामिनी विलास, उस काव्य का ये श्लोक है। तो ये आचार्य जगन्नाथ मानते हैं कि एक पद्य मात्र का अर्थ बताने से उसका जो रहस्य है वो स्पष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वापर वृत्तांत सापेक्ष होता है जो अर्थ होते हैं पद्यों के। तो आपको पूर्वापर भी पता होना चाहिए, कुछ वृत्तांत भी पता होना चाहिए। तो वही बता रहे हैं कि पूर्वसाकांक्षम एतत् पद्यम पूर्वसाकांक्षम अस्ति, इससे पहले क्या घटना हुई है ऐसी आकांक्षा इसमें होती है। इसीलिए
मैं यहाँ पर थोड़ा दिंगमात्र सूचना दे रहा हूँ कि यह इस पद्य में क्या अर्थ है, इससे पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सब थोड़ा सा बता रहे हैं। उसके बाद बताएंगे अस्मिन् पद्ये कः अर्थः प्राधान्येन व्यज्यते। ठीक है, इस अर्थ में इस पद्य में किस अर्थ की व्यंजना प्रधान रूप से होगी ये बताएंगे। अभी बता रहे हैं कि पूर्वापर क्या है इस पद्य का। ठीक है, क्योंकि पूर्व साकांक्ष पद्य है, अगर वैसा नहीं बताएंगे तो उस प्रकार की प्रतिपत्ति पाठकों को नहीं होगी इस पद्य के अर्थ की। तो बता रहे हैं, या नववधू पल्यंकशयिता, प्रिय के साथ उसके साथ शयनासन पर सोई हुई, श्वासस्य आसंग मात्रेण, श्वासानां स्पर्श मात्रेण, स्पर्श भी हो जाता था श्वासों का पति की श्वास लग जाने से, संकुचद अंगलतिका भूत, संकुचंती अंगलतिका यस्य, इस प्रकार से हो जाती थी, अपनी अपनी अंगलतिकाओं को, अपने अंगों को सिकोड़ लेती थी, है ना, लज्जा के कारण। तो पहले इस प्रकार की परम मुग्धा थी ये। अभी संप्रति अर्थात प्रस्थान पूर्व रजन्या, यदा अस्याः पतिः देशान्तरं प्रस्थातुं मनः अकरोत् तदा प्रस्थानस्य पूर्वरजन्यां, जैसे सुबह निकलना है पति को तो उससे उस रात में प्रस्थान पूर्वरजन्यां प्रवत्स्यत् पतिका प्रियेण सशंकेन समर्पितं हृदि पाणिम, पति के द्वारा उसके हृदय पर जो समर्पित किया गया है, रखा गया है, ऐसे पाणी को, हाथ को, नववधू जाति स्वाभाव्याद आक्षिपति। तो नववधू है ना, क्योंकि नई स्त्री है, नया अभी विवाह हुआ है तो कुछ लज्जा है इसमें, इसलिए नववधू के स्वभाव के अनुरूप, अपनी जाति के अनुरूप, अपने शील के अनुरूप ये क्या कर रही है, उसके अपने पति के हाथ को हटा रही है। ठीक है, अपने प्रिय के हाथ को हटा रही है। तो ये तो उचिताचार है, क्योंकि नववधू है ये। नववध्वाः अयम् उचितः आचारः अस्ति, या सा स्वशरीरे आगतं पत्युः हस्तं निवारयेत्, अयं स्वभावः भवति नवोढानां वनितानां। लेकिन वो जो आक्षेप कर रही है, क्रिया का विशेषण दे रहे हैं मंदम, लेकिन धीरे से हटा रही है। पहले क्या होता था, पहले झटिति यदा विवाहात् साक्षात् परम या रजनी आसीत् तस्यां तु झटिति अपाकृतवती, इदानीं मंदम अपाकरोति हस्तं, वक्षसि प्राप्तं हस्तं, तत्र कारणं किमस्ति, इदानीं पद्यस्य मीमांसा रसविषयिणी अत्र प्रस्तूयते। अब तक तो ये बताया कि पूर्वापर क्या था इसका। ठीक है, अब बता रहे हैं, संगति बता रहे हैं। ठीक है, अत्र शनैः स्वस्थानं प्रापणात्मना मंदाक्षेपेण, धीरे से जो हटाना है, जो मंदाक्षेप है वो कैसा है, तो कह रहे हैं स्वस्थान प्रापणात्मना। इसका स्वरूप कैसा है, स्वस्थानम प्रापणम, स्वस्थानस्य प्रापणम, स्वस्थान प्रापणम आत्मा यस्य, अर्थात स्वरूपम यस्य तेन मंदाक्षेपेण, अर्थात वस्तु को, अपने स्थान को प्राप्त कराना है, स्वरूप जिसका, ऐसा मंदाक्षेप। ठीक है, प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु है, ल्युट प्रत्यय है, उससे प्रापणम बनता है। ठीक है, प्रापयति बनेगा, प्रापी धातु बनेगा निजंत, प्रउपसर्ग पूर्वक आप धातु है, ल्युट प्रत्यय है। तो प्रापणात्मना अर्थात अपने स्थान पर रख रही है। अब जैसे ही पति ने इसके वक्ष पर हाथ रखा, उस पति के हाथ को इसने उठा करके पुनः उसके स्थान पर रख दिया। लेकिन कैसे, तो धीरे। उस मंदाक्षेप से रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य क्रमतया व्यज्यते। रति नामक जो स्थायी भाव है वह संलक्ष्य क्रमतया व्यंग्य हो रहा है, अर्थात व्यंग्य और व्यंजक के मध्य में जो क्रम है, उस क्रम के ज्ञान पूर्वक यहाँ पर रत्यादि स्थायी भाव जो है वो व्यंग्य हो रहा है। तो अब रत्यादि स्थायी भाव क्यों व्यंग्य हुआ इस प्रकार के मंदाक्षेप से, क्योंकि एतावता
पत्युः स्ववक्षसि प्रापितं हस्तं झटिति स्वस्थानम इयं प्रापयति स्म। अभी तक जब ऐसा हुआ तब इसने क्या किया, अपने पति के हाथ को तुरंत जल्दी से दूर कर दिया अपने शरीर से। लेकिन आज मंदम आक्षेपति, तो इसका अभिप्राय क्या है, मम पति ही मम प्रेयान प्रातः देशांतरम प्राप्स्यति, अतः तद्विषयकं प्रेम तद्विषयिणी रतिः अस्याः मनसि उदेति। इसके मन में उत्पन्न हो रही है नायक के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण हटा तो ये अब भी रही है हाथ को, लेकिन धीरे से हटा रही है, जोर से फेंक नहीं रही है उसके हाथ को कि हाथ ही टूट जाए बेचारे। मंदाक्षेपेण अनेन रत्याख्यः स्थायी भावः विद्यते। रति नामक जो स्थायी भाव है वह व्यंग्य होता है। लेकिन व्यंग्य कैसे होता है, तो संलक्ष्य क्रमतया, है ना, व्यंग्य और व्यंजक के मध्य में जो क्रम होता है उस क्रम के ज्ञान पूर्वक यहाँ पर रत्यादि स्थायी भाव जो है वो व्यंग्य होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अप्रसिद्ध बात कर रहे हैं आचार्य जगन्नाथ, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा होगा आचार्य आनंदवर्धन के प्रबंध में अथवा काव्य प्रकाश में या साहित्य दर्पण में, वहाँ पर क्या होता है, रसादि व्यंग्य जब होते हैं तब वह असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य होते हैं। और आचार्य कह रहे हैं कि रति यहाँ पर संलक्ष्य क्रमतया व्यंग्य हो रहा है, तो ये तो विरोध हो जाएगा ना परंपरा से। अन्ये आलंकारिकाः रसादीनाम् असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वम् आमनन्ति, तदेव आचार्यः जगन्नाथः संलक्ष्य क्रमतया निर्दिशति इति परंपरायाः विरोधः अस्मिन् वचसि आचार्यस्य जायते। अतः आचार्यः तं विरोधम् उपसंजिहीर्षुः लिखति। तुरंत उनको पता है कि जैसे ही मैं ये लिखूंगा कि रत्याख्यः स्थायी संलक्ष्य क्रमतया व्यज्यते, तुरंत मेरे ऊपर हजारों लोग आक्षेप करने लगेंगे। इसीलिए तुरंत वो क्या करते हैं, समाधान उक्ति प्रस्तुत करते हैं, उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि, अर्थात वस्तुलंकारयोः संलक्ष्यक्रम व्यंग्यत्वं भवत्येव, परंतु स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्यक्रम व्यंग्यत्वं मया उपपादयिष्यते। ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइए। मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं ये बात करूँगा, अर्थात पंडितराज जगन्नाथ, कि यहाँ पर रत्यादि स्थायी भाव जो है वह संलक्ष्य क्रमतया व्यंग्य हो रहा है, तुरंत मेरे ऊपर हजारों अंगुलियाँ आएंगी प्रश्न के रूप में कि ऐसा कैसे बोल सकते हो आप। तो मैं उसको यथावसर उपपादन करूँगा कि किस प्रकार से स्थायी भाव भी संलक्ष्य क्रम व्यंग्य होते हैं, अर्थात उनके व्यंग्य होने पर भी व्यंग्य और व्यंजक का जो क्रम है वह लक्षित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्वम्। अयं यः प्रभेदः मया उत्तमोत्तम इति नाम्ना अत्र उपापादि, तस्यैव प्रभेदस्य संज्ञान्तरमस्ति ध्वनिकाव्यमिति इत्यत्र आचार्यः निश्चाययति। अमुमेव च प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति, अर्थात मत्तः पूर्वे ये आचार्याः बभूवुः मम्मटादयः, तेषां नये अस्य प्रभेदस्य काव्यस्य ध्वनि इति संज्ञा भवति। इसी काव्य को अन्य आचार्यों ने ध्वनि कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आचार्य जगन्नाथ का जो काव्य भेद गणना है उसमें जो उनका पहला काव्य भेद है उत्तमोत्तम काव्य, वह अन्य आचार्यों के मत में जो ध्वनि काव्य है उसी को ये उत्तमोत्तम काव्य कहते हैं, और अन्यों के मत में जो गुणीभूत व्यंग्य होगा उस मध्यम काव्य जो होगा उसको ये उत्तम कहेंगे, और अन्यों के मत में जो शब्द चित्र है उसको ये मध्यम कहेंगे, और अर्थ चित्र को अवर काव्य कहेंगे। इस प्रकार से इनके 4 काव्य के भेद यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक आचार्य हैं अप्पय दीक्षित
उनसे क्या है, इनका कुछ विरोध है ना। ऐसे तो कोई विरोध नहीं है, कोई व्यक्तिगत वैर तो उनका नहीं है, उनका वैयक्तिक द्वेष तो नहीं है उनसे, पर शास्त्रीय सिद्धांत को लेकर के कोई वैमत्य इन दोनों के मध्य में है। तो ये कई बार उनके काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का खंडन करते हैं आचार्य जगन्नाथ, आचार्य अप्पय दीक्षित के काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का। आचार्य अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, वेदांत में भी उनका बड़ी ख्याति है, और उनके कुछ काव्यशास्त्र, वैसे तो कई विद्या शाखाओं में उनका परिश्रम है, परंतु वेदांत और काव्यशास्त्र में उनका अधिक योगदान माना जाता है। तो काव्यशास्त्र में उनके एक ग्रंथ है कुवलयानंद, एक है चित्रमीमांसा, इस प्रकार से अनेक ग्रंथ हैं उनके। तो इन ग्रंथों को लेकर के आचार्य जगन्नाथ उनका खंडन करेंगे, उनके जो काव्यशास्त्रीय सिद्धांत हैं उनका। तो आप वही बता रहे हैं कि यत्तु चित्रमीमांसायाम् अप्पय दीक्षितैः निःशेषच्युतचन्दनम् इति पद्यं ध्वन्युदाहरणप्रसंगे व्याख्यातम्। यह जो पद्य आचार्य अप्पय दीक्षित ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ चित्रमीमांसा में ध्वनि काव्य के उदाहरण के प्रसंग में प्रस्तुत किया है, कौन सा पद्य है? तो आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है, निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटं निर्मृष्टरागोधरः नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः मिथ्यावादिनीदूतिबान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्। यह पद्य है। इस पद्य को चित्र मीमांसा में आचार्य अप्पय दीक्षित ध्वनि काव्य के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आचार्य अप्पय दीक्षित ने इसकी ध्वनि काव्यता में पंडितराज जगन्नाथ को कोई विवाद नहीं है, ये समझ लीजिए पहले आप। आचार्य जगन्नाथ ऐसा नहीं बोलते हैं कि यह काव्य उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य नहीं है, लेकिन आचार्य अप्पय दीक्षित का जो विवृति प्रकार है, उन्होंने जिस प्रकार से इसका विवरण किया है, जिसकी व्याख्या की है प्रस्तुत पद्य की, उस व्याख्या में विरोध है आचार्य का, उसमें विमति है आचार्य की, जगन्नाथ की। तो वही बता रहे हैं, यत् व्याख्यातम तत्किं व्याख्यातम तो साक्षात् सैवांशः चित्रमीमांसायाः अत्र विषयी क्रियते आचार्येण। वहीं उनका ही ग्रंथ यहाँ पर अब लिखते हैं, क्या व्याख्या किया है? उत्तरीय कर्षणेन चंदनच्युतिरिति अन्यथा सिद्धि परिहाराय निःशेष ग्रहणम, कि यह जो चंदन का मिटना है, आप पद्य का तो अर्थ जानते हैं, आपने काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों में पढ़ा ही होगा, कि फिर भी सामान्य रूप से समझ लीजिए, कोई नायिका है जिसने अपने प्रतिकूल पति को मनाने के लिए अपनी सखी या दूती को भेजा, प्रेषित किया, और वह जो दूती है वह उसके पति के साथ रमण करके प्रस्तुत होती आ जाती है, और उससे कह रही है कि मैं तो तुम्हारे पति के पास गई, लेकिन वह तुम्हारे पास आने के लिए नहीं माना, है ना, वह तुम्हारी अनुकूलता को नहीं चाहता, ऐसा उसने बोला है। तो नायिका बोल रही है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कि वह मना कर रहा है। सच बात तो यह है कि तुम उसके पास गई ही नहीं, तुम तो यहाँ से बोल करके गई कि मैं तुम्हारे पति के पास जा रही हूँ, लेकिन तुम तो यहाँ से वापी में स्नान करने के लिए चली गई थी, क्योंकि तुम्हारा शरीर ये बता रहा है, तुम्हारे शरीर की जो स्थिति है वो ये बता रही है। क्यों, ऐसा क्या है उसके शरीर पर? तो कहते हैं निःशेषच्युतचन्दन स्तनतटम, तुम्हारा जो स्तन देश है, कुच देश है, उससे जो चंदन लगा हुआ था तुम्हारे, वो मिट गया है। और निःशेषच्युतचन्दन स्तनतटम निर्मृष्ट रागोधरो, तुम्हारा जो अधर है वो निर्मृष्ट राग हो गया है, उस पर जो तुमने राग लगाया था वो भी मिट गया है। इसका मतलब तुम स्नान करने ही गई थी, स्नान में मिटा है वो। नेत्रे दूरमनंजने पुलकिता तन्वी तवेयं, तुम्हारे जो नेत्र के प्रांत भाग हैं, नेत्र के जो बाहर के हिस्से हैं दोनों तरफ, उनसे काजल भी मिट गया है। अनंजने नेत्रे स्तः, है ना, ये स्नान से ही संभव है। स्नान करेगी कोई स्त्री तड़ाग में तो उसके नेत्रों से काजल मिट जाएगा जब मुख प्रक्षालन करेगी तो। और तुम्हारा जो शरीर है वो भी पुलकित हो रहा है, तन्वी तव इयं तनुः पुलकिता अस्ति, रोमांचित हो रहा है ना,
इस पर रोए खड़े हो रहे हैं, रोम हैं दिख रहे हैं, इसीलिए ये सिद्ध है कि तुम यहाँ से मेरे पति के पास न जा करके अपने उस स्नान करने के लिए तड़ाग में गई थी, वापी में गई थी। इस प्रकार से तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी पीड़ा के आगम को नहीं जानती हो, प्रवाह को नहीं जानती हो, इसलिए तुमने ऐसा कार्य किया। इस प्रकार से वाच्यार्थ आता है। अब आचार्य अप्पय दीक्षित इसका किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, देखिए। उत्तरीय कर्षणेन चंदनच्युतिः इति अन्यथा सिद्धि परिहाराय, कि चंदन की जो च्युति है वो तो वस्त्र के खींचने से भी हो सकती है। मान लीजिए उसके स्तन देश पर कोई वस्त्र है और वो वस्त्र हटा तो उससे चंदन मिट गया, लेकिन जो वस्त्र खींचने से चंदन मिटेगा नायिका के वक्षस्थल से, वह समन्तात नहीं मिट सकता, माने अच्छे से सकल रूप से नहीं मिट सकता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, निशेषच्युत चंदनम, निशेषेण च्युतम चंदनम यस्मात्, पूरा चंदन मिट गया है। तो वस्त्र उत्तरीय कर्षण से, उत्तरीयम नाम उपरि वस्त्रम, उसके खींचने से पूरा चंदन वक्षस्थल से नहीं मिट सकता। तो इसलिए निशेष पद का ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि अन्यथा सिद्धि न हो जाए, चंदनच्युति की अन्यथा सिद्धि न हो जाए कि चंदन तो वस्त्र हटने से भी मिट सकता है। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि यहाँ पर जो संभोग रूप अर्थ व्यंग्य होता है यहाँ पर, ठीक है, कि संभोग से ही चंदन मिटा है, या तो बोल रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर निशेष शब्द का ग्रहण किया गया है। और ततश्च चंदनच्युतेः स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन संभोग चिन्होद्घाटनाय तटग्रहणम। तो अब बोले कि ये जो इस प्रकार का चंदन का मिटना है निश्चेष रूप से, वो तो स्नान में भी संभव है। भाई जब स्नान करेगी कोई स्त्री तो उसके शरीर से जो भी द्रव्य हैं चंदन आदि वो मिटेंगे, हाँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, स्नान की भी व्यावृत्ति करने के लिए कि यह चंदन स्नान से मिटा है ऐसा अर्थ भी ना आए, तो स्नान साधारण्य जो है अर्थात स्नान से संभव होना, चंदन च्युति का स्नान से संभव होना, ये है स्नान साधारण्य। उसकी व्यावृत्ति कराने के लिए तट शब्द का ग्रहण कर रहे हैं। निशेषच्युत चंदन स्तन तटम, तटम नाम उपरि भागः, कुचयोः उपरि भागः। तो चूंकि स्नान से भी नहीं दिखाना ना, इसलिए क्योंकि संभोग से ही चंदन मिटा है ये, तो बोल रहे हैं कि उस नायक के साथ रमण करने से ही चंदन मिटा है। इसीलिए चंदन कहाँ पर मिटा है, कुच भाग के जो, कुच का जो ऊपरी भाग है, हाँ, तत्र सुरत क्रीडायाम स्तनदेशस्य उपरि भागस्यैव आमर्दनात् ततः एव चंदनस्य च्युतिः महती जाता। क्योंकि रति क्रीड़ा में आमर्दन जो होता है वो कुछ देश के ऊपरी भाग का ही होता है, इसीलिए तट शब्द का ग्रहण कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, तट शब्द का ग्रहण करने से स्नान से भी जो संभव हो रहा था चंदन का हटना, वो भी अब नहीं होगा। क्योंकि जब स्नान से हटेगा तब तो ऐसा नहीं है, तब तो पूरे स्तन देश से ही चंदन हट जाना चाहिए। केवल स्तन देश का जो तट है वही निशेष चंदनच्युत हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखिए, वस्त्र से चंदन हटने की संभावना को दूर करने के लिए निशेष पद का ग्रहण कर रहे हैं, कवि ने किया। और स्नान से चंदन हटने की जो प्रक्रिया है, चंदन हटने की जो संभावना है, उसका व्यावर्तन करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए तट शब्द का ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, स्नान में यदि चंदनच्युति होती तो वो सकल कुछ देश से ही होती, केवल कुछ देश के तट प्रांत से ही नहीं होती। वही बोल रहे हैं, स्नाने ही सर्वत्र चंदनच्युति स्यात् तव तु स्तनयोः तटे उपरि भागे एव दृश्यते इयम् आश्लेष कृतैव रतेः यदंगमस्ति आश्लेषः आलिंगनम तेनैव आलिंगनेन इयं चंदनच्युतिः जाता। तुमने जाकर के, क्योंकि कामशास्त्रानुसारम रतेः अंगम भवति आलिंगनम, तो जब तुम मेरे नायक के पास गई, तुमने आलिंगन किया उसका, तो आलिंगन में क्या होगा, तो आलिंगन में केवल
कुछ देश वक्ष का जो ऊपर का भाग है उसी का स्पर्श होता है परवक्ष के साथ, तो इसीलिए वहीं से चंदन च्युति हुई है, पूरे वक्षस्थल से चंदन नहीं हटा है तुम्हारे, ऐसा तटपद के प्रयोग से व्यक्त हो रहा है। ठीक है, तो अत्र निशेष इति यत् पदम अस्ति तेन उत्तरीय कर्षणादि यत् कर्म अस्ति तस्य व्यावृत्तिर् जायते यत् तेन चन्दनच्युतिः संपन्ना। पुनः तट इति पदेन स्नाने या चन्दनच्युतेः संभावना अस्ति सा संभावना निरस्ता भवति, वो संभावना भी निरस्त हो जाती है। तो एक ही अर्थ बचता है कि इयं त्वम् इतः मम पत्युः उपभोगम कर्तुम गतास्ति, है ना, तुमने मेरे पति का भोग किया है, ये अपराध किया है मेरा। ठीक है, इस प्रकार से पहले विशेषण का अर्थ करते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित। ये ध्यान रखिएगा, ये व्याख्या जो हम कर रहे हैं वो आचार्य जगन्नाथ की नहीं है। उन्होंने तो पहले ही प्रतिज्ञा की ना कि इति ध्वनि उदाहरण प्रसंगे व्याख्यातम, जो व्याख्यातम उसको बता रहे हैं, किम व्याख्यातम। ठीक है, तो पहले विशेषण की व्याख्या तो इस प्रकार से करते हैं, जो पहला सहायक व्यंजक है ना अधम पद का, उसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित कि यहाँ पर दोनों जो विशेषण हैं वो सार्थक हैं। तट कहने से स्नान से संभावना जो थी चंदन के हटने की वो समाप्त हो जाती है, और निशेष कहने से उत्तरीय कर्षणादि से चंदन हट सकता है, वो संभावना हट जाती है कि स्नान के लिए नायिका ने अपने वस्त्र को हटाया तो वस्त्र हटाते वक्त तो उसका चंदन जो है वो मिट गया उसके स्तन देश से, ऐसी संभावना भी नहीं है। तथा इदानीं द्वितीयं यद् व्यंजकम् अस्ति तत्र मीमांसते आचार्यः। तथा च निर्मृष्टरागोधरः इत्यत्र ताम्बूलग्रहणविलम्बात् प्राचीनरागस्य किंचिन् मृष्टता इत्यन्यथा सिद्धिपरिहाराय निर्मृष्टरागः, है ना, निशेषेण मृष्ट, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पर भी निर जो उपसर्ग है उसका सार्थकता बता रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा बोलते केवल कि मृष्टरागः अधरः मृष्टरागः अस्ति, है ना, तो राग का मिटना तो इसलिए भी संभव है कि जो दूती है नायिका, ये नायिका की जो सखी है, उसने जो पान पहले खाया था, है ना, तांबुल जो पहले खाया था, उसके बाद दूसरा तांबुल खाने में विलंब हो गया, उसको तुमने काम पे लगा दिया, है ना, कि हमारे पति को जा करके मनाइए हमारे लिए, तो बेचारी वो पान खाना भूल गई दोबारा, है ना। हर 3 घंटे में पान खाती थी, लेकिन अभी 5 घंटे हो गए, तो पहले वाले पान से जितने लाल हुए थे उसके अधर उतनी ही लालिमा है और वो कम हो रही है धीरे धीरे। इसीलिए ऐसा अर्थ ना कहीं आ जाए, इसलिए मृष्ट राग नहीं बोल रही नायिका, निर्मृष्ट राग बोल रही है ना, कि अच्छे से मिट गया है राग जिसका ऐसा अधर है तेरा। ठीक है, तो पान खाने में कितना भी समय हो जाए, कितना भी विलंब हो जाए, इस प्रकार से निर्मृष्ट तो नहीं होगा अधर, निर्मृष्ट राग तो नहीं होगा, है ना। मतलब भले ही 3 घंटे में खाती थी, 6 घंटे हो गए, लेकिन फिर भी कुछ तो उसमें लालिमा रहेगी, तो उस अधर को हम निर्मृष्ट राग नहीं कह सकते। निशेषेण मृष्टः क्षालितः रागः यस्य, है ना, तो ऐसा तो वो नहीं हो पाएगा। तो उस ये संभावना तो दूर हो गई कि इसने तांबूल खाने में देर कर दी, इसलिए इसके राग जो है, अधर का राग जो है वो मिट गया है, ये तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर निरुपसर्ग लगाया गया है, जिससे ये आता है अर्थ कि उसके अधर का जो राग है, लालिमा है, वो अच्छे से साफ हो गई है, बिल्कुल मिट गई है। उसका राग एकदम, उसका जो अधर है वो एकदम स्वच्छ दिखाई दे रहा है, उस पर लेश मात्र भी राग लालिमा नहीं है। अच्छा, तो ये कैसे सिद्ध होगा कि ये उपभोग से ही संभव है? स्नान में भी तो नायिका ने कुल्ला वगैरह किया होगा जल लेकर के, है ना, करते हैं ना स्नान करने से पहले, मुख में मुंह धुलते हैं, जल प्रक्षालन आदि करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, तो दांतों को साफ करते वक्त उसके राग मिट सकता है अधर का, तो अब वही बता रहे हैं। इति अन्यथा सिद्धि परिहाराय, अन्यथा सिद्धि माने तांबूल में जो विलंब रूप हेतु है उसके द्वारा जो निर्मृष्ट रागता की सिद्धि थी उसका परिहार करने के लिए निशेषेण मृष्ट ऐसा बोला गया। तो बोले स्नान से भी संभव है इस प्रकार का राग का मिटना,
तो कहते हैं पुनः स्नान साधारण्य व्यावर्तनेन। स्नान से क्यों नहीं संभव है? क्योंकि बता रहे हैं संभोग चिन्होद्घाटनाय अधरः इति विशिष्य ग्रहणम। अधर का ग्रहण किया है। देखिए, अगर दंत धावन या मुख प्रक्षालन आदि करने में राग मिटेगा तो केवल अधर का नहीं मिटेगा, ओष्ठ का भी मिटना चाहिए, दोनों का मिटना चाहिए। क्योंकि मुख प्रक्षालन करते समय तो केवल अधर का ही राग मिटेगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि ओष्ठ पे कवर लगा दिया है साहब, ओष्ठ का राग नहीं मिटेगा, अधर का राग मिट जाएगा। तो विशेष्य ग्रहण क्यों किया? उस विशेष्य ग्रहण से क्या लाभ हुआ? अधर का राग मिटा है, इससे ये लाभ हुआ कि कामशास्त्र के अनुसार रति में अधर का जो पान होता है वही उसका ही विधान किया गया है, ओष्ठ का पान रति में नहीं किया जाता है, ऐसी प्रसिद्धि है। तो इससे क्या होगा, अधर का राग मिटा है ऐसा कहने से अब स्नान से भी उस प्रकार के राग के मिटने की संभावना नहीं है। क्योंकि अगर स्नान से यह राग मिटता नायिका का तो अधर और ओष्ठ दोनों का राग मिटता, लेकिन इसके केवल अधर का राग मिटा है। इसीलिए ये क्या है, संभोग का चिन्ह है ना। क्योंकि रति में ही कामशास्त्र का ये नियम है कि वह अधर मात्र के पान का विधान करता है, ओष्ठ के पान का विधान नहीं करता। इसीलिए अधर एव तव अधर एव निर्मिष्टरागः अस्ति यतो हि उपभोगे अधरस्यैव पानं भवति। ठीक है, इस प्रकार से निर्मिष्ट रागत्व जो है वो भी संभोग मात्र चिन्ह है। ठीक है, उसमें भी स्नान की संभावना नहीं है और कोई हेत्वंतर की भी संभावना नहीं है कि तांबूल में विलंब हो गया इसलिए राग मिट गया। तो इस प्रकार से एक ही अर्थ बचता है जो है उपभोग, संभोग, उससे ही ये इस प्रकार का तुम्हारे अधर का राग मिटा है। फिर बोलते हैं उत्तरोष्ठे सरागे अधरोष्ठ मात्रस्य निर्मिष्ट रागता चुंबन कृतैव। हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो उत्तरोष्ठ है वो तो सराग है, उस पर तो राग लगा हुआ है, और अधर जो है तुम्हारा वो केवल उसी से राग मिटा है, उसी की लालिमा मिटी है। तो वो तो कैसे मिट सकती है? तो वो तो चुंबन से ही मिट सकती है कि रतेः अंगम भवति चुंबनम तेनैव चुंबनेन अधरस्य रागः मृष्टः अभूत्, अधर का राग मिट गया। तो इत्यादिना इदमपि ध्वनेः उदाहरणम, इस प्रकार से व्याख्या उन्होंने की है आचार्य अप्पय दीक्षित। उन्होंने बहुत विस्तृत की है, उसका सार यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य जगन्नाथ। ये उन्हीं के शब्द हैं, आचार्य अप्पय दीक्षित के शब्द हैं ये अभी तक जो बताया। उत्तरीय कर्षणेन यहाँ से लेकर के इदमपि ध्वनेः उदाहरणम, अब तक जो पाठ्य अंश है वह पूरा आचार्य अप्पय दीक्षित का चित्तर मीमांसा का अंश है। ठीक है, उनकी व्याख्या है। अब बोलते हैं आचार्य इत्यंतेन संदर्भेण, हाँ अभी भी उन्हीं का है, उन्हीं का वो चल रहा है, व्याख्या चल रही है आचार्य अप्पय दीक्षित की। इत्यंतेन संदर्भेण तदादिघटिताः वाक्यार्थाः स्नान व्यावृत्ति द्वारा संभोगांगानाम् आश्लेष चुम्बनादीनां प्रतिपादनेन प्रधान व्यंग्य व्यंजने सहायकम आचरन्ति। देखिए, आपने पढ़ा है काव्य प्रकाश में भी कि यहाँ पर अधम पद की प्रधान व्यंजकता है और तत्त जो विशेषण हैं चंदन च्युति आदि वो सहायक बनते हैं। तो वे सहायक कैसे बनते हैं? तो उनके सहायक बनने की जो विधि है ना वो बताना है आचार्य इस व्याख्या के माध्यम से, आचार्य अप्पय दीक्षित। तो कैसे बनते हैं? तो देखिए इत्यंतेन संदर्भेण, इस प्रकार का जो संदर्भ है गद्यांश है उसमें तदादि घटिताः, जो तदादि घटित हैं वाक्यार्थ यानी चंदन च्युति आदि, वे स्नान की व्यावृत्ति के द्वारा, अर्थात वे स्नान से संभव नहीं है। इस प्रकार स्नान व्यावृत्ति के द्वारा जो संभोग के अंग हैं आश्लेष चुंबन आदि, उनका प्रतिपादन करते हुए, माने जो विशेषण है ना जितने भी, उन सब का अर्थ अब क्या समझा आपने? तो उन सब का अर्थ है केवल कि एतत् संभोगे नैव संपद्यते, यह संभोग से ही संभव है। इस प्रकार से वे सभी जो वाक्यार्थ हैं, विशेषण वाक्यार्थ जो हैं इस पूरे पद्य में,
वे सभी क्या करते हैं, तत्त उपभोग के चिन्हों का, रति के चिन्हों का प्रतिपादन करते हैं। उन रति का प्रतिपादन करने से जो अधम पद है वो प्रधान रूप से व्यंग्य करता है कि नायक ने अपराध किया है नायिका का, ठीक है, अपराध को प्रकाशित करता है। तो प्रधान व्यंजने सहायकम आचरन्ति, तो इस प्रकार से ये जो विशेषण वाक्यार्थ है ना इस पूरे पद्य में, विशेषण वाक्यार्थ माने स्तन देश का चंदन से, स्तन देश से चंदन की च्युति हो जाना, अधर का राग मिट जाना, नेत्रों का काजल मिट जाना, शरीर का रोमांचित होना, इस प्रकार के जो वाक्यार्थ हैं ये विशेषण वाक्यार्थ हैं और ये सब तत्त उपभोग के चिन्हों का प्रतिपादन करते हुए सहायता करते हैं अधम पद की जो प्रधान व्यंग्य करता है, ठीक है। इस प्रकार की व्याख्या आचार्य अप्पय दीक्षित करते हैं। इससे इस व्याख्या का किस प्रकार से आचार्य जगन्नाथ खंडन करते हैं, क्या उनका बीज है खंडन करने का, ये सब हम अगले पाठ में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।